नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस RBSE हिंदी मीडियम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो वर्तमान समय में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत खंड ए में राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं के संदर्भ में सेकेंड यूनिट आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं का सेकेंड चैप्टर राजनीतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोग राजनीतिक संस्कृति के बारे में उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके आवश्यक घटक व निर्धारक तत्व तथा राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य क्या संबंध होता है, यानी राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य संबंध को अध्ययन करना। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति कहते हैं व्यक्ति के वे जीवन मूल्य, व्यवहार, आदर्श, प्रतिमान जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। और लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं जनता के शासन को। इस प्रकार से संस्कृति और लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति के बारे में भी जाना कि राजनीतिक जीवन मूल्य, आदर्श, प्रतिमान, व्यवहार एवं क्रिया प्रतिक्रियाएं जो राजनीति से संबंधित होती हैं, राजनीतिक जीवन से संबंधित होती हैं, उन्हें राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। और यह राजनीतिक संस्कृति भी एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा हस्तांतरित की जाती है। तो राजनीतिक संस्कृति का लोकतंत्रात्मक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत वे तत्व होते हैं जिनका संबंध राजनीति से होता है। तो अतः लोगों के इन तत्वों का प्रभाव राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण पर भी पड़ता है, राजनीतिक शासन व्यवस्था पर भी पड़ता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य एक गहरा संबंध होता है। इस संबंध की चर्चा ही हम आज की वीडियो के अंतर्गत करेंगे। बच्चों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति एक उपागम के रूप में कैसे है। 2 विश्व युद्धों के पश्चात विचारकों के सामने यह प्रश्न आया, ऐसी कौन सी स्थितियां हो गई कि लगातार राजनीतिक शोध करने के बाद और परिणाम निकालने के पश्चात भी ऐसे परिणामों तक हम नहीं पहुंच पाए जिस परिणामों पर विश्व पहुंच गया। यानी लगातार 2 विश्व युद्धों का सामना हम लोगों को करना पड़ा और इन परिस्थितियों का अध्ययन और कहीं इन परिस्थितियों को हम भाप भी नहीं पाए। ऐसा क्या हुआ? इसीलिए राजनीतिक वैज्ञानिकों के सम्मुख यह प्रश्न आया कि अब तक जिन अध्ययन पद्धतियों का और जिन अध्ययन पद्धतियों के द्वारा हम शासन प्रणालियों का हम अध्ययन कर रहे थे, अब उन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता है, अब उनमें फेरबदल करने की आवश्यकता है। और इसी फेरबदल के कारण राजनीतिक संस्कृति का जन्म होता है 1950 से 60 के दशक के अंतर्गत। यह वह दशक भी था जिसके अंतर्गत विश्व के अंतर्गत शासन व्यवस्थाओं में युगांतकारी परिवर्तन आए। ऐसे परिवर्तन आए जैसे परिवर्तन पहले देखने को नहीं मिले। इसके कारण भी राजनीतिक संस्कृति जैसी अवधारणाएं एक राजनीतिक उपागम के रूप में और भी महत्वपूर्ण हो गई। जो यूरोपीय राजनीतिक विचारक थे, अन्य उपागमों की भांति उन्होंने राजनीतिक संस्कृति का भी उद्भव किया और एक आदर्श मानक के रूप में तैयार किया। और इस उपागम के माध्यम से अनेक देशों की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना प्रारंभ किया। उन्होंने ये जाना कि राजनीतिक व्यवस्था का जो स्थायित्व और अस्थायित्व है वह किस प्रकार से प्रभावित होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 1950 से 60 के दशक के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों की शासन व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, तो उन परिवर्तनों का अध्ययन करना राजनीतिक शास्त्रियों के लिए आवश्यक हो गया। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण ये शासन व्यवस्थाएं डगमगा गई, यानी शासन व्यवस्थाओं का स्थायित्व और अस्थायित्व किन किन कारणों से प्रभावित होता है। तो इन कारणों की खोज प्रारंभ हुई और इन कारणों की खोज के अंतर्गत पहला जो केंद्र बिंदु था, उन्होंने यह तय किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था
के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पूर्व शर्त क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायी बना सकती हैं। इसके लिए उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था का। तो 1950-60 के दशक के अंतर्गत उन्होंने पाया कि 2 विश्व युद्धों की मार झेलने के पश्चात भी अमेरिका तथा ब्रिटेन की उदार लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्थाएं थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई थी। विश्व युद्धों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि इसके ठीक विपरीत जर्मनी, इटली और स्पेन की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वे चरमरा गई। इनके संवैधानिक ढांचे नष्ट हो गए, जिनके लिए यह माना जा रहा था कि इनके ये संवैधानिक ढांचे हैं वे थोड़े समय पश्चात ब्रिटेन और अमेरिका की जैसे उदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 1950-60 के दशक के अंतर्गत अनेक देशों को आज़ादी मिली, यानी अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्र थे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से संबंधित। अब इन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, वह भी ढह गई, चरमरा गई। अब राजनीति वैज्ञानिकों के सामने यह प्रश्न और भी बड़ा हो गया कि क्या हुआ, ऐसा कौन सा तत्व था, ऐसी कौन सी बात थी जिसका हम अब तक अध्ययन नहीं कर पाए, उसको जान नहीं पाए। इन दोनों उदाहरणों ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतांत्रिक प्रणाली उचित एवं उपयुक्त सामाजिक परिवेश के अंतर्गत ही फल फूल सकती है, पनप सकती है। और यह उचित फलने फूलने वाला सामाजिक परिवेश किसी देश की राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही निर्मित होता है। अलग अलग देशों की राजनीतिक संस्कृतियों के कारण अलग अलग प्रकार का सामाजिक राजनीतिक वातावरण बनता है, और जिसके कारण शासन व्यवस्थाएं बनती और बिगड़ती है। और यदि किसी देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है तो उसके लिए अलग राजनीतिक संस्कृति होती है, जो इटली, जर्मनी और स्पेन में नहीं थी, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में थी। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के मध्य अध्ययन प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार का आनुभाविक अनुसंधान किया ग्रेबियल आमंड और सिडनी वर्मा ने, जिनकी पुस्तक 1963 में यानी 63 में प्रकाशित हुई, और उनकी उस पुस्तक का नाम है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, जिसमें इन्होंने 5 देशों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। उसके पश्चात इन्होंने यह निष्कर्ष निकाले कि किसी भी देश के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का स्थायित्व बना रहे, इसके लिए किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का होना आवश्यक है। यानी कहीं लोकतंत्र स्थायी है तो किन कारणों से है, और अस्थायी है तो किन कारणों से है। इसके लिए इन्होंने विभिन्न 5 देशों का अध्ययन किया, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली और मेक्सिको, जिसमें मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका को एक वर्ग के अंतर्गत और जर्मनी और इटली का एक वर्ग के अंतर्गत रखकर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। और अध्ययन करने पर पाया कि ब्रिटेन और अमेरिका की जो उदार लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति जर्मनी और इटली की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न है। इसी कारण 2 विश्व युद्धों के पश्चात भी ब्रिटेन और अमेरिका का शासन स्थायी रूप से बना रहा। वहाँ की शासन और संवैधानिक ढांचे संतुलित रहे, निरंतर रहे, जबकि जर्मनी और इटली के नवोदित ढांचे ढह गए। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था हो, किसी भी देश की राजनीतिक शासन प्रणाली हो, वह एक निश्चित राजनीतिक संस्कृति के कारण प्रभावित होती है। वह राजनीतिक संस्कृति उसकी शासन व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करती है। और यदि शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है तो आवश्यक है कि राजनीतिक संस्कृति भी लोकतंत्रात्मक प्रकृति की हो। आमंड एवं सिडनी वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति को स्पष्ट करते हुए बताया है कि राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति अभिविन्यासों का प्रतिमान है, यानी उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाता है। राजनीतिक दलों को, न्यायालयों को, संविधान को और राज्य के इतिहास को किस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाता है, किस प्रकार से उन्हें राज्य के नागरिकों के लिए काम में लिया जाता है, और राज्य की जो जनता है, राष्ट्र की जो जनता है, वह इन सब से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। अर्थात
समाज का कोई भी सदस्य राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक पर्यावरण में अपने आप को कहाँ रखता है? वह जुड़ा हुआ पाता है या दूर पाता है? ये संस्थाएं केवल संस्थाएं हैं या व्यक्ति के लिए कोई कार्य करती हैं? और व्यक्ति इनके साथ किस प्रकार का जुड़ाव महसूस करता है, किस प्रकार का लगाव महसूस करता है, और जिसके कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में इन संस्थाओं के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होता है, और वह इन संस्थाओं के अंतर किस प्रकार से शरीक हो पाता है, भाग ले पाता है। यानी अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षाएं करता है और वे अपेक्षाएं किस प्रकार से पूरी हो पाती हैं, और जो ये सरकार संचालित हो रही है उसमें व्यक्ति की भूमिका क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। क्या वह जो सरकार संचालित हो रही है उसके सम्मुख अपनी बात उन्मुक्तता पूर्वक कह सकता है या विवशता महसूस करता है? क्या वह सरकार तक, संस्थाओं तक, न्यायालय तक अपनी बात पहुंचा पाता है क्या, और क्या न्याय की आशा कर पाता है? इस प्रकार से व्यक्ति यदि समाज के निर्णयों को, शासन व्यवस्था के निर्णयों को प्रभावित कर पाता है तो वह एक लोकतंत्रात्मक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है, और वह राजनीतिक संस्कृति ही उस देश की लोकतंत्रात्मक ढांचे को मजबूत करती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति राजनीतिक कार्यवाहियों, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति झुकाव रखता है, एक सकारात्मक एटीट्यूड रखता है, यानी एक सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है और निरंतर संपर्क में रहता है, तो वह उस व्यवस्था का एक प्रभावी अंग बन जाता है। उस व्यवस्था को वह अपना लेता है और उस व्यवस्था का स्थायित्व और अस्थायित्व इसी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और यदि वह सकारात्मक रूप से इससे जुड़ता है तो एक उच्च आदर्श राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है, और यही उच्च आदर्श राजनीतिक संस्कृति ही किसी देश के लोकतंत्र को स्थायी बनाती है। यानी यह जो स्वरूप होता है वह लोकतांत्रिक होता है। यदि राजनीतिक संस्कृति लोकतांत्रिक है तो शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक होगा, और यदि राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता है, निरंतरता है, समन्वयकारिता है, तो शासन व्यवस्था भी इन सब रूपों को अपना लेती है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि यदि राजनीतिक संस्कृति लोकतांत्रिक है और राजनीतिक संस्कृति निरंतरता युक्त है तो शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।